नमस्कार मित्रों, एसपी लर्निंग हब पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप आसानी से प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न कर सको। अपना जो बुक है उसके चैप्टर को भी आप आसानी से समझ सको। और हाँ, अगर आप पीडीएफ नोट्स इस जो ये प्रश्नोत्तर यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसको अगर आप पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द छांटकर आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें कुछ शब्द आप लोगों को दिए हुए हैं। ये शब्द हैं जैसे तैरने, जल, पोषक और तैयारी, ये शब्द दिए हुए हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में आप लोगों को इन शब्दों में से एक शब्द चूज करके और सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो देखिए, एक ही प्रकार के पौधों को हम एक जगह निश्चित स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में अगर उगाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये बता दिया गया था। तो यहां से जो ये देखो फसल है, इसको उठा के हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? फसल आ जाएगा। तो फसल को मैं यहां पर रेड कर देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि ये काम में आ चुका है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए दूसरा प्रश्न कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। अरे भाई, फसल उगाते हैं तो मिट्टी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले फसल उत्पादन के जो चरण हैं, कृषि पद्धतियां जो है, उनमें सबसे पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे। तो यहां पर देखो तैयारी ये लिखा हुआ है, इसको उठा के यहां से अपन यहां लिख देंगे। तो ठीक है, यहां पर भी मैं इसको रेड कर देता हूं बैक करके। देखिए इसको यहां पर क्या आ जाएगा? तैयारी आ जाएगा। तो मैंने इसको रेड कर दिया, ये देखो ये रेड कर दिया, इसका मतलब ये यहां पर काम आ गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न है इसमें, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। भाई आप लोगों को पता है कि जब बीज का अपन अच्छे बीजों की पहचान करते हैं, गुणवत्ता वाले बीजों की, तो साधारण तरीका होता है एक मुट्ठी में बीज लेके उनको पानी में डाल देते हैं, पानी में डूब जाते हैं, वो तो अच्छी किस्म के बीज हो जाते हैं। और जो पानी की सतह पर तैरते हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। तो भाई क्षतिग्रस्त बीज अगर कोई है तो वो क्या करेगा बताओ? सतह पर तैरेगा। तो यहां से देखो तैरने, इस तैरने को यहां से उठा के आप क्या करेंगे? यहां लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी रेड कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये भी अपने काम में आ गया है। ठीक है ना, तैरने, ये लो तैरने लगेंगे। ठीक है, पूरा जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं इसी का, घड़ी वाला, कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से एक चीज यहां आएगी, दूसरी चीज यहां आएगी, आवश्यक है। क्या आवश्यक है ये हमको देखना है। ठीक है ना, तो भाई फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश
हमको मिलता है वो जरूरी होता है, लेकिन मिट्टी से हमें क्या क्या मिलना चाहिए? मिट्टी से जल और पोषक हमको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले जल लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर जल लिखा हुआ है, यहाँ पर पोषक लिखा हुआ है। तो इनको कैसे भी लिख सकते हैं अपन, दोनों खानों में कुल मिला के इनको लिखना है। जैसे पहले में इसको लिख दिया तो दूसरे में इसको लिख दो। इस प्रकार देखो अपना सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रश्न का उत्तर भी हमको मिल जाएगा। क्या रहेगा, मैं इसको बैक करके आप लोगों को बताता हूं। देखो देखिए, यहां पर मैं इसको बैक करके आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए यहां से आप लोगों ने लिखा, क्या लिखा कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, पहला तो क्या लिख दोगे, जल लिख दोगे, और दूसरा क्या लिख दोगे, पोषक। यानी जल और पोषक को यहां से उठा के आप लोगों को यहां पर लिखना है। ठीक है, जल और पोषक। ओके, तो चलिए इस प्रकार अपना ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। प्रश्न 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप लोगों को कॉलम बी से मिलाना है। मतलब आप लोग देखिए, ये रहे आप लोगों के सामने दोनों कॉलम, ये तो रहा कॉलम ए और ये रहा कॉलम बी। अब कॉलम ए में आप लोगों को कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है आपको खरीफ की फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा रासायनिक उर्वरक, चौथा कार्बनिक खाद। तो इन चारों को आप लोगों को करना क्या है, इन चारों को इधर कॉलम बी में जो दिए हुए हैं इन चारों से मिलाना है। ठीक है ना, इधर कॉलम बी में दिए हुए चारों से आप लोगों को इनको मिलाना है। तो करना क्या है, इसके लिए हम पहला देखते हैं। नंबर 1 पर खरीफ फसल लिखा हुआ है। खरीफ फसल, भाई खरीफ की फसल कौन कौन सी है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर आप लोगों को पता होगा खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिए, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि खरीफ की फसल में धान एवं मक्का आते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, धान और मक्का। देखते हैं दूसरा है रबी फसल। भाई रबी की फसल क्या होती है, यूरिया तो होता नहीं है, फसु अपशिष्ट होते नहीं है। तो रबी की फसल में आ जाएगा गेहूं, चना और मटर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तीसरा आप लोगों के सामने है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं, भाई आप लोगों को पता है रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद हम लाते हैं तो उसमें यूरिया एवं सुपर फास्फेट, डीएपी, इनका यूज हम करते हैं। तो ये हो जाएगा। लास्ट बचा है आप लोगों के पास में चौथा, कार्बनिक खाद। और कार्बनिक खाद कौन सी होती है, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष से जो खाद बनती है वो कार्बनिक खाद होती है। तो यहां पर आप लोगों को कॉलम ए को कॉलम बी से मिला लिया। लेकिन अब आप लोगों को नोटबुक जो है, आप लोगों की कॉपी जो है, उसमें रजिस्टर में आप लोगों को कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे देखिए, पहला यहां पर है खरीफ की फसल, कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न लिखना है। प्रश्न लिख के 2 कॉलम बनाओगे, कॉलम ए कॉलम बी, और दोनों कॉलम बना के और फिर जैसे कॉलम ए में तो चारों को एज इट इज लिख लोगे, लेकिन इनको सेट करके लिखना है। कैसे सेट करके लिखना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है ना, तो जैसे आप लोगों ने लिखा नंबर 1 पर खरीफ की फसल, तो इसका सही आंसर क्या है, धान एवं मक्का। तो आप लोगों को ऐसे काट पीट के नहीं लिखना, बिल्कुल खरीफ की फसल लिखी हुई है, खरीफ की फसल के आगे आप लोग यहां एरो लगाओगे और कॉलम बी में 4 नंबर डाल के और 4 नंबर पे धान एवं मक्का लिखा हुआ है उसको आप यहां पर लिख दोगे। चारों में ऐसे ही करना है। रबी की फसल के सामने आप लोगों को गेहूं, चना, मटर लिखना है, रासायनिक उर्वरक में पहला ऑप्शन लिखना है और कार्बनिक खाद के सामने आप लोगों को दूसरा ऑप्शन लिखना है। इस प्रकार आप ये सारे ऑप्शन लिख लोगे और बिल्कुल करेक्ट ये हो जाएगा। देखो आप इसको अगर ऐसे करते हो कि इधर जैसे ए दिया हुआ है, इसका सही आंसर ये है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसके मिला दिया, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ सा लगता है, अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को समझने में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया है वैसे ही आप लोगों को मिलाना है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, देखो
प्रश्न है निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। आप लोगों को दो दो उदाहरण देने हैं। किस किस के देने हैं? देखो एक तो ये रहा क तो खरीफ की फसल और ख है रबी की फसल। और भाई खरीफ और रबी की फसल अभी उदाहरण आया है आप लोगों के जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो वहां से भी आप लोग लिख सकते हो और आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए पहला खरीफ की फसल में धान एवं मक्का, यही आप लोगों को अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी देखो यहाँ पर मिला था, ये रहा धान एवं मक्का मिल गया ना, तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा रबी की फसल जिसमें गेहूं और चना है, गेहूं चना मटर, आप लोग देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ गेहूं चना मटर, तो यहाँ पर भी अभी आया था। तो ऐसे एक प्रश्न का आंसर दूसरे प्रश्न के आंसर से मिल जाता है तो आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो गया। खरीफ की फसल के उदाहरण आप लोगों ने लिख दिया धान एवं मक्का, और रबी की फसल के भी उदाहरण आप लोगों ने गेहूं चना लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, पहले यहाँ प्रश्न पढ़ लेते हैं, अगले पेज में इसकी डिटेल थोड़ी सी दे रखी है। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। 4 शब्द आप लोगों के सामने हैं और इन पर एक एक पैराग्राफ आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। एक एक पैराग्राफ आप लोगों को लिखना है। तो पहले तीनों चारों को मैं बता देता हूं, चारों कौन कौन से शब्द हैं। देखो एक तो है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है निराई और चौथा है थ्रेसिंग। इन शब्द के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट लिखना है, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आप लोगों को लिखनी है। और हाँ, ये आप लोगों को मौखिक भी याद होने चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना काफी अधिक रहती है। तो एक एक के बारे में मैं बात करता हूं। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम मिट्टी तैयार करना, ये वाला टॉपिक लेते हैं, इसको देखते हैं अपन, है ना। पहला है मिट्टी तैयार करना। कौन सा है पहला? मिट्टी तैयार करना। देखिए इसको अपन देखते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पलट कर पोली करते हैं। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है या जा सकती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। भाई मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करते हैं? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करते हैं, और मिट्टी तैयार करने का मतलब है जोत निकल के, मतलब जुताई करके और मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ये कार्य जो होता है ना, इसे हल चलाकर करते हैं। ये कार्य किससे होता है? हल चलाकर किया जाता है। और ढीली मिट्टी के छिद्रों में उपस्थित वायु से फसल के पौधों की जड़ें श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेती है। जुताई करते हैं तो मिट्टी पोली होती है, और पोली मिट्टी से क्या होता है? मिट्टी ढीली हो जाती है। ढीली मिट्टी में जो पौधे की जड़ें होती है उनको श्वसन के लिए आसानी से वायु मिल जाती है, ठीक है ना। आगे चलिए। पोली मिट्टी में रहने वाले जीवों के जैसे केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। यहां मैंने टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। यहां पर ये जो आप लोगों को के मिल रहा है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। भाई सूक्ष्म जीव और केंचुआ जो होते हैं किसानों के मित्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को पोला करते हैं और ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। ह्यूमस क्या होता है भाई? ह्यूमस एक ऐसी परत होती है जिसकी वजह से मिट्टी में जो नमी होती है, पोषक पदार्थों की जो परत होती है वो बनी रहती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को मैं बताता हूं। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जिनका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। मिट्टी को उल्टे पलटेंगे अपन जुताई करके तो पोषक पदार्थ क्या होंगे? ऊपर आ जाएंगे और उसको पौधे आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए अगर आप लोगों ने चैप्टर में इसको नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पूरे को मैंने कवर कर लिया है, और पूरे का आंसर यानी आप लोगों को जो जुताई वाला मिट्टी तैयार करने वाला चरण होता है वो चरण यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई होगी तो यहाँ पे उसको आसानी से समझ लिए होंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा इसका प्रश्न जो है वो आता है बुआई। बुआई के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई बुआई के बारे में हम बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देखिए बुआई, दूसरा क्या है? बुआई है।
फसलों के पौधे उगाने के लिए खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बुवाई कहते हैं। खेत की भूमि को हल से जोतने, समतल करने तथा खाद डालने के बाद उसमें उगाई जाने वाली फसल के बीज बोए जाते हैं। देखो बुवाई कैसे की जाती है? फसलों को उगाने के लिए जो बीज होता है उसको अपन जमीन में गाड़ते हैं, जमीन में उसको बोते हैं, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं? बुआई कहते हैं। अब खेत में भूमि को जैसे हल से जोता अपन ने, फिर समतल किया और खाद डाला, उसके बाद में हम क्या करते हैं? बीज की बुआई करते हैं। यहां पर आप लोगों ने देखिए कि बीज की जो खेतों में बुआई की जाती है, खेतों में बुआई करने के कितने तरीके यहां पर आप लोगों को मिल रहे हैं? 2 तरीके यहां पर आप लोगों को खेतों में बुआई के मिल रहे हैं। दोनों तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक तो होता है देखो परंपरागत औजारों के द्वारा, और दूसरा होता है सीड ड्रिल के द्वारा। भाई परंपरागत औजार, सीड ड्रिल क्या है, इनके बारे में अभी थोड़ी डिटेल आ जाएगी आप लोगों के सामने। तो देखिएगा, पहला है परंपरागत औजारों द्वारा। यह कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? एक परंपरागत औजार जो है, इसमें ये परंपरागत औजार प्राचीन काल में चलता था। इसमें क्या होता था? एक कीप नुमा संरचना होती थी, उसके नीचे पाइप जोड़ा रहता था और उसको कहते हैं ओरना। अगर आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग हैं तो वो इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह समझा पाएंगे। मैं भी वैसे अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओरना बोलते हैं। अब उसमें जैसे ऊपर बीज डालते हैं तो नीचे क्या करते हैं? वो कीपनुमा संरचना में अपन बीज डालते हैं और वो नीचे पाइप के द्वारा नीचे जाता है और उसको अपन 2 या 3 भागों में भी नीचे बांट सकते हैं। अगर मान लो नीचे हल चल रहा है, वो एक है तो पाइप एक ही रहेगा, 3 हल है तो उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं और इस प्रकार बीज क्या करते हैं? गहराई तक गड़ जाते हैं। बात करते हैं सीड ड्रिल की। तो देखिए सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल नामक बीज बोने के यंत्र से भी बुआई की जाती है। यानी सीड ड्रिल क्या होता है? बीज बोने का एक, बुआई करने का एक साधन होता है और इसके द्वारा भी बीजों की बुआई की जाती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी तथा गहराई बनी रहती है। बीजों की गुणवत्ता तथा बीज बोने का तरीका दोनों ही फसल उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए भाई सीड ड्रिल क्या होता है? आप लोगों ने कल्टीवेटर तो देखा होगा, हल जिसको बोलते हैं ट्रैक्टर के हल, उनके पीछे हल के जैसा ही क्या होता है? एक सीड ड्रिल होता है जिसके ऊपर एक बॉक्स होता है पूरे हल को कवर किए हुए, उसमें अपन बीज डाल देते हैं। उस बॉक्स से नीचे पाइप जाते हैं जहां पर हल रहते हैं वहां तक, और वहां से अलग अलग हलों के पाइप लगे रहते हैं तो उनसे बीज नीचे चला जाता है। इस प्रकार देखो अगर सीड ड्रिल से हम बुआई करते हैं तो इससे क्या होता है? बीज समान दूरी पर रहते हैं और उचित गहराई जो होती है वहां तक जाते हैं और बीजों की गुणवत्ता और बीज बोने का जो तरीका है दोनों ही इसके फसल उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीज अगर अच्छा होगा तो उपज अच्छी होगी और बीज बोने का जो तरीका है निश्चित समान दूरी पर अगर होंगे, निश्चित दूरी पर वो होंगे और निश्चित गहराई पर वो होंगे तो अच्छी फसल का उत्पादन होगा। इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं तीसरे चरण की, और तीसरा चरण आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए तीसरा चरण कौन सा है? निराई है। तीसरा चरण कौन सा है? निराई। निराई आप लोगों के सामने ये दिख गया निराई, ये निराई है। अब निराई के बारे में आप लोगों से मैं बात करता हूं, बताता हूं आप लोगों को कि निराई क्या है। देखो खेत में से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खेत में खरपतवार होती है, खरपतवार को हम हटाते हैं, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। निराई खेतों में आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। निराई बहुत जरूरी होती है क्योंकि खरपतवार होती है ना, वो फसल के पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण कर लेती है तो फसल की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। निराई का कार्य खुरपी से किया जाता है। खुरपी से आजकल छोटी खुरपी भी आने लग गई तो उससे भी निराई का कार्य किया जाता है। अब निराई कब करें? देखो पौधों में पुष्पन एवं बीज बनने की प्रक्रिया से पहले खरपतवार को, पौधों को, खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ के हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। क्या करते हैं? पौधों में जैसे पुष्पन का समय होता है, बीज बनने की प्रक्रिया होती है, तो उससे पहले पहले निराई हमको कर लेनी चाहिए।
निराई करें कैसे? या तो जैसे खुरपी है उससे पौधों को अपन काट के जमीन के बिल्कुल पास से काट के और बाहर फेंक दें, या फिर उनको उखाड़ कर भी बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उखाड़ते समय हमको थोड़ा सा ये समस्या रहती है कि जैसे फसल होती है उसके पौधे भी उखड़ जाते हैं, तो काट कर ही इसको समय समय पर यहाँ से हटा देते हैं। यह कार्य खड़ी फसल वाले खेतों में किया जाता है और फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। फसल उगाने से पहले अपन जुताई करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, तो कुछ खरपतवार तो क्या है उस समय ही हट जाता है, लेकिन फिर भी कुछ खरपतवार बचता है तो उसको हटाने के लिए अपन निराई का यूज करते हैं। इससे खरपतवार के पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये निराई वाला जो बिंदु है वो कंप्लीट होता है। बात करते हैं चौथे बिंदु के बारे में आप लोगों से। चौथा बिंदु आप लोगों के सामने है थ्रेसिंग, और थ्रेसिंग ये रहा आपके सामने थ्रेसिंग। ठीक है, बात करते हैं थ्रेसिंग के बारे में। आप लोगों को मैं बता दूं थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसर तो आप जानते ही होंगे, फसल पक जाती है उसके बाद में अपन काट लेते हैं, काटने के बाद में जो चारा होता है जिसको अपन भूसा बोलते हैं, भूसे से फसल को या बीज के जो फसल के दाने होते हैं, बीज होते हैं, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। तो देखिए, काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग करना, सॉरी यहाँ पर प्रेसिंग टाइप हो गया, यहाँ पर क्या आएगा? थ्रेसिंग आएगा। तो आप जो पीडीएफ वहां पर मिलेगी उस पीडीएफ में भी यहाँ पर क्या कर लोगे? थ्रेसिंग कर लोगे। ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये वर्ड प्रेसिंग आ गया यहाँ पे, मैंने टाइप किया था उस टाइम। तो ये क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। आजकल थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यह मशीन वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप ही होती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे विनोइंग कहते हैं। देखो भाई, थ्रेसिंग में होता क्या है, थोड़ा सा तो मैंने आप लोगों को बताया कि फसल काट लिए, काटने के बाद में फसल से भूसे और दाने को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो थ्रेसिंग होती है। पहले ये थ्रेसर से किया जाता था, लेकिन आजकल इसको क्या करते हैं? कंबाइन मशीन से इसका थ्रेसिंग कार्य जो है वो करते हैं। कंबाइन मशीन वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का रूप होती है। हार्वेस्टर काटने वाली और जो थ्रेसर है थ्रेसिंग का कार्य भी वो करती है। छोटे खेत वाले किसान जिनके मान लो छोटे खेत हैं, तो वो क्या करते हैं? अनाज को दानों से, फसल काटी, काटने के बाद में दाना और भूसा दोनों को अलग करने के लिए उसको फटक कर अलग करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनोइंग कहलाती है। ये रहा आप लोगों का विनोइंग। ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न बना हुआ है विनोइंग क्या है, तो यहां पर आप लोगों को मैं और अंडरलाइन करके मार्क करके दिखा देता हूं। विनोइंग ये रहा। विनोइंग की परिभाषा भी आप यहां से याद कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न 5 आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है। 5वां प्रश्न है, प्रश्न 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। भाई आप कैसे स्पष्ट करोगे कि खाद और उर्वरक दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं? तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि यहां पर आप लोगों को खाद और उर्वरक में अंतर पूछ रहा है। तो उत्तर देखते हैं हम, उर्वरक एवं खाद में अंतर, ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर। अब यहां पर देखिए, यहां ऊपर तो दिया हुआ है उर्वरक, नीचे दिया हुआ है खाद, वो सॉरी लेफ्ट साइड में तो दिया हुआ है उर्वरक और राइट साइड में दिया हुआ है खाद। इन दोनों के बारे में अपन एक एक करके जो जितने भी बिंदु हैं आप लोगों के 4-5 बिंदु यहाँ पे सामने दिए हुए हैं, सबके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला बिंदु, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं, जबकि खाद कैसे हैं? एक कार्बनिक बोल दो या जैविक बोल दो, या तो कार्बनिक पदार्थ बोल दो या जैविक पदार्थ बोल दो, ये हैं। उर्वरक तो क्या है? रासायनिक पदार्थ होते हैं। खाद क्या होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं। पहले चारों को एक साथ समझा दूं, मैं बता दूं यहाँ पर, फिर एक साथ आप लोगों को समझा दूंगा। दूसरा देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद बात करें तो खाद खेतों में बनाई जा सकती है। और बताएं, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। अगला की बात करें अपन, तो देखो उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं,
और खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब चारों को मैं आप लोगों को एक साथ समझा देता हूं। देखो, उर्वरक और खाद में मुख्य अंतर क्या क्या है। सबसे पहला अंतर है कि उर्वरक कैसा है, रासायनिक है, मतलब इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं और रासायनिक तौर तरीकों से, रासायनिक पदार्थों के उपयोग से ही बनाया जाता है। खाद की बात करें तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है या जैविक पदार्थ है, प्रकृति से मिलने वाले पदार्थों से हम इसको आसानी से बना लेते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं कि उर्वरक का उत्पादन हम फैक्ट्रियों में ही कर सकते हैं और कहीं भी नहीं कर सकते, लेकिन खाद क्या करते हैं, खेतों में बनाई जा सकती है। कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने वर्मी कंपोस्ट वगैरह देखा होगा। साधारण जैविक खाद बनाने का तरीका आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गड्ढा खोद देते हैं, उसमें कुछ कूड़ा करकट डाल देते हैं और उसमें खाद डालकर, गोबर की खाद जो होती है उसको डालकर उसमें पानी के छिड़काव करते रहते हैं, तो वो सड़ जाती है और जितनी सड़ती है उतनी ही हमारी फसल के लिए वो उपयोगी होती है। तीसरा अंतर इनमें आता है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक जब अपन डालते हैं तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो बनी नहीं रहती है, जबकि जो जैविक खाद अपन डालते हैं गोबर वाली, उससे क्या होता है, मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलती है और ह्यूमस क्या करती है, पोषक तत्वों का जो एवरेज होता है, लेवल जो होता है, उसको बना के रखता है। चौथा अंतर इसमें होता है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्रचुरता में होते हैं, लेकिन खाद में तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, ये कम मात्रा में होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि किसान उर्वरकों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन हर 1 या 2 साल में जैविक खाद का भी यानी गोबर की खाद का भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार 5वां प्रश्न आप लोगों का उर्वरक और खाद में अंतर वाला कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए छठे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन आप लोगों को यहां करना है। सबसे पहले तो सिंचाई किसे कहते हैं यह लिखना है और सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन आप लोगों को यहां पर करना है। तो देखिए उत्तर देखते हैं। उत्तर, उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। उचित समय पर और विभिन्न अंतराल में खेत को बार बार अपन फसल होती है, फसल को क्या करते हैं? पानी देते रहते हैं, इसे सिंचाई कहते हैं। तो भाई सिंचाई, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां कौन कौन सी है, पहले नाम बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो पहली तो कौन सी है? छिड़काव तंत्र है। पहली कौन सी है आप लोग बताइए? पहली है छिड़काव तंत्र और दूसरी है ड्रिप तंत्र। अब इन दोनों के बारे में पहले आप लोग यहां जो लिखा हुआ है वो बता दूं, फिर मैं मौखिक थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है ना। पहले छिड़काव तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो देखिए छिड़काव तंत्र है क्या? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह कौन नोजल घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका जो छिड़काव होता है पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो, और इसलिए छिड़काव जो होता है बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। देखिए छिड़काव तंत्र में होता क्या है। सबसे पहली बात तो कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि, उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है और जहां पर जल की मात्रा भी कम होती है। अब उबड़ खाबड़ जल जो भूमि है उसमें अपन जल की सिंचाई के लिए ऐसे ही पानी भेजेंगे क्यारियां बना के, तो वहां पर पानी ज्यादा लगेगा और पानी बहकर भी जाएगा। तो वहां पर असमतल भूमि जो जहां पर है तो वहां छिड़काव तंत्र का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे पाइप का जॉइंट होता है, पाइप के जॉइंट पर एक जिसको अपन फुहारे बोलते हैं, वहां फुहारे लगे रहते हैं, उनके ऊपरी सिरे पर नोजल लगे रहते हैं। अब जैसे ही पानी आता है तो नोजल पे क्या करता है, प्रेशर बढ़ता है, वो थोड़ा ऊपर खिसक के और चारों तरफ घूमते रहते हैं और पानी का छिड़काव करते रहते हैं। ऐसे ही छिड़काव करते हैं और इससे जो छिड़काव होता है ऐसे होता है जैसे वर्षा आ रही है, बरसात की तरह इनका छिड़काव होता है। तो छिड़काव जो होता है, ये छिड़काव तंत्र वाली विधि, ये बलुई मिट्टी जो होती है, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में काफी उपयोगी ये साबित होती है। चलिए दूसरी ड्रिप तंत्र के बारे में बात करते हैं। दूसरा ये रहा, देखो ड्रिप तंत्र आप लोगों के सामने। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है और इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। देखो ड्रिप तंत्र में क्या होता है, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई बगीचा लगा रखा है, बड़े बड़े पेड़ वहां पर होंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक पेड़ की दूरी लगभग 8-10 मीटर या कम ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन काफी दूर होंगे। अब उसमें अगर अपन मान लो क्यारियों से पानी पिलाएंगे तो बीच का जो क्षेत्र है उसमें
पानी जो जा रहा है वो व्यर्थ है। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे ड्रिप तंत्र में पौधे होते हैं, पौधे की जड़ों में क्या करते हैं, छोटे छोटे थोड़े थोड़े गड्ढे बनाते हैं और उस पर पाइपलाइन बिछा देते हैं। हर पौधे के पास में से पाइपलाइन बिछा देते हैं और पौधे का जो गड्ढा होता है उसके पास में से उस पाइप में क्या करते हैं, छोटा सा छेद कर देते हैं और फिर पानी की सप्लाई सब में होती है, सब में ऐसे ही छेद कर दिया जाता है। अब इधर से पानी को जैसे ऑन करते हैं अपन पंप को, पानी आता है तो सब पौधों में क्या करता है, जो गड्ढा होता है उसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, रिसता रहता है और उसकी जड़ें उसको अवशोषित कर लेती है। तो सर्वोत्तम तरीका है ये, जो बाग बगीचे होते हैं उनमें सिंचाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। और इसमें पानी जो होता है ना, बूंद बूंद करके सिंचाई देते हैं, इसलिए इसको बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी बोलते हैं। ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, इसमें पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखो 7वां प्रश्न है, प्रश्न 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। इस पर आप लोगों को चर्चा करनी है, चर्चा कीजिए। भाई आप लोगों को पता है, पढ़ा है आपने रबी खरीफ की फसलें, कि इन फसलों को उचित समय पर ही बोया जाता है तो हमको उत्पादन अच्छा मिलता है। सीधी सी बात है, अगर फसल को उचित ऋतु में नहीं बोया जाएगा तो हमको उचित उत्पादन भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, तो भाई गेहूं को अगर खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा, देखिए उत्तर देखिए, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे, क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है और वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता में बीज क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। भाई मान लो गेहूं कैसी रबी की फसल है, अब इसको खरीफ ऋतु में या वर्षा ऋतु में उगाया जाता है इसको, तो उस समय क्या होता है, थोड़ा बारिश का टाइम होता है, बरसात आती है तो पानी की अधिकता होती है, जबकि गेहूं को वृद्धि करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी वाले क्षेत्र में इसको आवश्यकता होती है। तो इस वजह से बीज क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे और उगेंगे ही नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न 8 है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि लगातार फसल उगाते हैं तो मिट्टी पर जो प्रभाव पड़ता है उसको अभी आंसर में अपन देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए आंसर देखते हैं क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा। उत्तर, खेत में लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है और अपर्याप्त खाद से पौधे कमजोर हो जाते हैं। देखो अगर मान लो खेत में लगातार एक ही फसल अपन उगा रहे हैं तो उस फसल को प्राप्त पोषक तत्वों की, यानी जिस पोषक तत्व की उसको आवश्यकता है, उन पोषक तत्वों की उस मिट्टी में, उस खेत में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अब कमी आएगी तो बार बार हम वो फसल उगा रहे हैं तो उससे हमें पैदावार क्या होगी, कम प्राप्त होगी, तो मिट्टी की उर्वरता भी वहां पर कम हो जाएगी। और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं, बार बार खेत में खाद डालते हैं और अपर्याप्त खाद अगर मान लो डाल रहे हैं तो पौधे क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए लिमिट से समय समय पर खाद भी डालनी चाहिए, तो मिट्टी की क्या होगी, उर्वरक क्षमता जो होती है, उर्वरता होती है, वो बनी रहती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने देखो ये रहा, काफी लंबा प्रश्न है। प्रश्न है खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। भाई खरपतवार क्या है और उसका नियंत्रण हम कैसे करें, ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए इसका उत्तर आप लोगों के सामने ये रहा। वे अवांछनीय पौधे जो खेतों में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। अगर ये आप लोगों को याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। देखो दूसरा देखो, अर्थात फसल के साथ उगे हुए अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं, ये याद कर लेना आप, और दोनों ही बेस्ट है। ठीक है ना। तो देखिए इधर खरपतवार की बात हो गई, भाई फसल के साथ अनावश्यक पौधे जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार पर नियंत्रण के लिए कौन कौन सी विधियां आप लोगों को यहां दी गई है, इसके लिए खेत में क्या करते हैं अपन, निराई करके खेत में खरपतवार को हटाते हैं। अब खरपतवार हटाने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो नीचे दिया हुआ है खरपतवार हटाने की विधियां, यहां पर 2 विधियां आप लोगों को मिलेगी
और दोनों विधियों के बारे में ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं अपन पहली विधि के बारे में। तो पहली विधि क्या है? पटेले द्वारा खरपतवार को हटाना। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पटेले द्वारा खरपतवार को हटाना, ये पहली विधि है। कैसे हटाते हैं इसके बारे में देखिए। फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है, तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं। यदि खेत में पटेला घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। भाई पटेले द्वारा खरपतवार को कैसे हटाते हैं? जैसे अपन ने जुताई की, जुताई में क्या होगा? हल चलाएंगे, हल चलाने पर अधिकतर खरपतवार जो होगा वो कट के और उखड़ जाएगा। फिर अपन जैसे पटेला घुमाएंगे, मेज जिसको साधारण भाषा में अपन बोलते हैं ना, वही होता है पटेला। तो उस पटेले को घुमाते हैं तो पटेले की जो छड़ें होती है उनमें वो घास फूस जो भी खरपतवार है सब उसमें फंस जाएंगे और एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। फिर उनको अपन जलाकर राख बना देते हैं, तो वो भी हमारी भूमि के लिए उपयोगी साबित हो जाती है। दूसरी विधि आप लोगों को यहाँ दी गई है कि रसायनों के उपयोग से खरपतवार को हटाना। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी हम खरपतवार को हटा सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे खरपतवार पौधे तो मर जाते हैं लेकिन मुख्य फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में मिलाकर आवश्यकता अनुसार फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। भाई खरपतवार हटाने की दूसरी विधि क्या है? रासायनिक पदार्थ है जिसमें 2,4-D मुख्य रासायनिक पदार्थ है, इसको खरपतवार नाशी कहते हैं। अब खरपतवार नाशी क्या होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। अरे खरपतवार को हटाने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो खरपतवार नाशी कहलाते हैं, ठीक है ना। और खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नाशियों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो पानी में इसको मिला लिया जाता है खरपतवार नाशी को और इसका छिड़काव फसल पर कर दिया जाता है, तो फसल में जो खरपतवार उगी हुई है वो नष्ट हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, उधर अपन आंसर देख लेंगे, ठीक है ना। प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। इस क्रम में हमको जमाना है कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार अपने हो जाए। कुल मिला के कृषि पद्धति के जो चरण आप लोगों ने चैप्टर में पढ़े उनको स्टेप बाय स्टेप जमाना है, ठीक है ना। चलते हैं अपन, देखो नीचे की तरफ चलते हैं और जो प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है उसको मैं फिर से एक बार अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी समस्या नहीं रहे। चलते हैं इसके प्रश्नानुसार। अब देखो यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं। अब ये आप लोगों की सुविधा के हिसाब से लिखे हैं। आप लोगों को बुक में तो ये सब जैसे इधर वाले ये सातों हैं ये सब एक एक अलग अलग बॉक्स में मिलेंगे, फिर उनको बॉक्स में आप लोगों को जमाना है। यहाँ मैंने सारणी बना दी, इससे क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी आप लोगों को। अब प्रश्न में बॉक्स में कैसे कैसे आप लोगों को दिया हुआ है ये भी मैं यहीं पे बता दूंगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना प्रश्नानुसार और इधर लिखा हुआ उत्तर सही क्रम, ठीक है ना। तो आप लोग सही क्रम में ऐसे बॉक्स बना के ऐसे भी कर सकते हो और जैसे बॉक्स बने हुए हैं उनको उठा उठा के जिसमें इधर सेट हो रखे हैं ये ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, बताता हूं मैं आप लोगों को एक एक। पहला है इधर प्रश्न में आप लोगों को पहला बॉक्स मिलेगा फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा मिलेगा सिंचाई, तीसरा मिलेगा कटाई, चौथा है बुआई, पांचवा है मिट्टी तैयार करना, छठा है खेत की जुताई करना और सातवां है खाद देना। इनको सही क्रम में आप लोगों को जमाना है। तो सही क्रम में जमाने के लिए देखिए आप किधर आओगे, इधर आओगे, सही क्रम लिखा हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को, सही क्रम में आ जाओगे और यहाँ पर देखोगे। देखो सबसे पहला कौन सा चरण होता है, मिट्टी तैयार करना, दूसरा कौन सा होता है, खेत की जुताई करना, तीसरा कौन सा होता है, बुआई, चौथा कौन सा होता है, खाद देना, पांचवा कौन सा होता है, सिंचाई करना, छठा कौन सा होता है, कटाई करना और सातवां होता है फसल को चीनी मिल में भेजना। यानी गन्ने की फसल के लिए अपन लिख रहे हैं तो भाई चीनी मिल में उसको भेजेंगे। तो ये चरण आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जैसे यहाँ पर उत्तर सही क्रम लिख के मैंने दे रखा है इस हिसाब से आप यहाँ पर जमाओगे। बॉक्स बना के बनाना चाहो तो बॉक्स को उठा उठा के इस क्रम में सेट कर लो और ऐसे पूरी सारणी बना के करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर वही रहेगा कि आप लोग जैसे इधर प्रश्न में बॉक्स बने हुए हैं उन बॉक्स को उठा उठा के
इस क्रम के अनुसार सेट कर दो और जमा दो, ताकि आप लोगों को भी आसानी नहीं रहे। और हाँ, ये जो आप लोग ये बॉक्स बनाओ और ये वाला कार्य करो ना, इसको विज्ञान का जो रजिस्टर होता है उसके खाली वाले पेज में कर सकते हो। खाली वाले पेज में करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। भाई पहेली को पूरा करना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ संकेत दिए हुए हैं। संकेत में पहले तो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, और दूसरे हैं बाईं से दाईं ओर, ठीक है ना। पहले तो कौन से हैं, ऊपर से नीचे की ओर, दूसरे हैं बाईं से दाईं ओर। अब ऊपर से नीचे जाना है भाई। अब इधर वर्ग पहेली को तो मैं दिखा नहीं सकता, वो तो नीचे ही है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, बुक आप लोगों के सामने होनी चाहिए। पहला देखिए कि सिंचाई एक पारंपरिक तरीका है। तो भाई सिंचाई का पारंपरिक जो तरीका होता है, ऊपर से नीचे जाना है। आप लोगों को मैं दिखा दूं, देखो आरेख वर्ग पहेली भरी हुई यहाँ पर नहीं है, खाली वाली है, जिसकी पूर्ति आप लोगों को करनी है। पहला दिख रहा है ना। इस पहले में आप लोगों को करना क्या है, ये देखना है कि ऊपर लिखा हुआ था सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका कौन सा होता है, 3 कॉलम वहां पर बने हुए हैं। किताब सामने रखो, सारणी को एक साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा वहां पहेली को, ठीक है ना। दो नंबर पे ऊपर से नीचे जाओगे, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। भाई सिंचाई का पारंपरिक तरीका तो वहां क्या आ जाएगा, रहट आ जाएगा। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल अगर अपन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है। तीसरा देखिए, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। अरे वर्षा ऋतु में जिस फसल को बोया जाता है, खरीफ की फसल होती है, अभी अभी प्रश्न भी आया था गेहूं का। और 6 नंबर पे आपको फसल पक जाने के बाद काटना क्या होता है, काटना को ही हम कटाई कहते हैं, तो ऐसे लिख देना है। इधर देखो, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती है, अरे रबी की फसल होती है। तो बाईं से दाईं तरफ जाते हुए आप लोगों को रबी लिखना है। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसको हम फसल कहते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाओ और 4 नंबर से स्टार्ट करो तो वहां पर फसल लिख देंगे, ठीक है ना। फिर आ जाओ 5 नंबर पे, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। तो यहाँ उर्वरक लिख दीजिएगा। और 7वां है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। भाई खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, वो होती है निराई। निराई तो करते हैं, अभी अभी मैंने बताया निराई आप लोगों को। तो इस प्रकार अब वर्ग पहेली पर अपन आ जाते हैं और आप लोगों को एक एक शब्द यहां पर लिखना है। देखिए थोड़ा सा बड़ा करके और फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं लिख दूंगा, लेकिन अगर लिखा हुआ थोड़ा समझ में नहीं आए तो आप बोल रहा हूं मैं। देखो नंबर 1 पर ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, तो पारंपरिक तरीका था, तो हम लिख सकते हैं रहट। तो यहां हट, रहट यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखने में थोड़ी समस्या आ रही है भाई, मैं नहीं लिख पा रहा हूं, आप लोगों को बता दूं। इधर आ जाएगा यहां पर रहट। फिर देखो दूसरी जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो वहां पहले में रबी आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहां ऊपर से नीचे की तरफ जो तीसरा था इसमें खरीफ आ जाएगा। चौथा जो लेफ्ट से राइट था उसमें फसल आ जाएगा। दूसरा जो ऊपर से नीचे था उसमें पशुपालन आ जाएगा यहां तक, ठीक है ना। पशुपालन यहां पर आ जाएगा, इधर ये पशुपालन आ गया यहां तक। अब देखो यहां पर क्या लिखोगे, 5वें नंबर पे लेफ्ट से राइट में जाओगे तो उर्वरक। 6ठे नंबर पर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहां कटाई आ जाएगा। और 7वें नंबर पर अगर अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, निराई लिख दोगे, ठीक है ना। तो इनको बेक करके एक बार फिर से मैं थोड़ा इनको कलरफुल कर देता हूं ताकि आप अलग अलग देख लेना। देखो यहां पर क्या लिखोगे, रहट, ठीक है ना। और इधर जाओगे तो यहां लिख दोगे रबी। फिर इधर 3 नंबर पे खरीफ, इधर से जाओगे फसल, ऊपर से नीचे आ रहे हो पशुपालन, फिर इधर से उर्वरक, इधर से निराई और इधर से कटाई, ठीक है ना। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाते हैं अपने।
प्रश्नोत्तर अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ सबको कि प्रश्नोत्तरों का वीडियो भी यहां पर इस चैनल पर आने लग गया है, तो आप लोग यहां से देखो और उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। और ये जो यहां पर वीडियो है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ। और अगर मान लो आप ये जो मैंने प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। और जैसे ही देखो पीडीएफ फाइल आप लोगों ने मान लो डाउनलोड कर ली, वहां से आपके स्टोरेज में ले ली और पीडीएफ को जब पढ़ोगे तो देखो यहां पर आप लोगों को ये मिल रहा है एक तो सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल का यहां पर लिंक दिया हुआ है, आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये जो एसपी लर्निंग हब नोट्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करते ही आप सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। और अगर आप लोगों को मान लो वीडियो सॉल्यूशन देखना है साइंस के किसी भी चैप्टर का, तो देखो वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का लिंक ये रहा, एसपी लर्निंग हब यूट्यूब लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सीधे यूट्यूब पर पहुंच जाओगे। तो यहां पर तो आप लोगों को प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन मिल गया। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को और चैप्टर्स के देखने हैं तो उसके लिए नीचे वाला जो लिंक है, नीचे वाला ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग सीधे YouTube पर चले जाओ, प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है, आसानी से वहां से देख लेना। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। और अगर आप लोगों को और भी किसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि सर इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर भी आप लोग अपलोड कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।